हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सफेद इसमाइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है आज ये रौनक की राहुल गांधी जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी। और 2024 के इलेक्शन के बाद कौन सा चेहरा इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत में नज़र आने वाला है, थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो आखिरकार बाजी पलट ही गई। मोदी सर ने मामले में गुजरात की निचली अदालत ने इस साल अप्रैल में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। जब सजा सुनाई तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी जी का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। इस सजा के साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। लोग सवाल पूछने लगे कि अब राहुल बाबा क्या करेंगे? क्या वो राजनीति से संन्यास लेकर फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएंगे? क्या वो मधुमक्खियां पालकर शहद बेचने का काम करेंगे, या फिर गांव गांव घूमकर आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाकर देश की गरीबी दूर करेंगे? लोगों ने यह मान लिया था कि वो कुछ भी करेंगे, मगर अब प्रधानमंत्री तो बनने से रहे। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी तो कुछ कांग्रेसियों ने आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के लिए प्लॉट देखना भी शुरू कर दिया। कुछ ने तो 2-4 जमीनों के बयाने भी दे दिए, मगर इससे पहले कि नारियल फोड़कर किसी फैक्ट्री का मुहूर्त होता, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल बाबा की सजा से रोक हटा ली। मजा आया। खबर मिलते ही कांग्रेसियों ने नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ डाले। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए उन्होंने जिस जोश से प्रधानमंत्री पर हमला बोला, उसे सुनकर उनके समर्थक निहाल हो गए। उन्होंने मणिपुर में केंद्र सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए, मोदी जी की तुलना रावण से कर दी, फिर अडानी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उनके इन तेवरों ने कांग्रेसियों में फिर से जोश भर दिया। अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे लिए राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट है, बाकियों का हमें नहीं पता। गहलोत और उन जैसे बाकी लोगों की इस बयानबाजी से फिर से ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी फिर से पीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए? क्या कांग्रेस के अलावा आईएनडीआईए गठबंधन की बाकी पार्टियां राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार कबूल करके उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगा लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इन 5 सालों में इतने मजबूत हो गए हैं कि वो आमने सामने की टक्कर में मोदी को चुनौती दे पाए? तो आज के इस फनतंत्र में हम इन्हीं सारे सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे, बशर्ते केजरीवाल जी हमें इसकी इजाजत दे दें। सर, शुरू कर सकते हैं क्या? करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में वेलकम। दोस्तों, राजनीति हो, फिल्में हो, यूट्यूब हो या कोई क्रिकेट टीम हो, यह बात क्लियर है कि आम आदमी ऑर्गेनाइजेशन से यानी इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंडिविजुअल से जुड़ता है, यानी लोगों से जुड़ता है। मतलब अगर दुनिया किसी क्रिकेट प्लेयर की फैन है और वो प्लेयर नए सीजन में टीम बदल लेता है, तो उसके फैन भी उसकी पिछली टीम को भूलकर नई टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। फिल्म चाहे कितनी भी बकवास क्यों न लगे, अगर हमारा फेवरेट एक्टर उसमें है तो हम देखने जरूर जाते हैं। यूट्यूब या इंस्टा पर भी हमें किसी का काम पसंद आ जाता है तो हम उस आदमी को इतना बड़ा बना देते हैं जितनी बड़ी कंपनी भी नहीं होती। ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ ये बताने के लिए दे रहा हूं कि हम इंसानों की नेचर यही होती है कि हमें इंस्टीट्यूशन से ज्यादा यानी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंडिविजुअल यानी हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। हमें इंसान अच्छा लग जाए तो हम उससे जुड़ी हर चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और यही बात बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। हो सकता है ऐसे कितने ही लोग होंगे जो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को पसंद न करते, मगर मोदी के फैन हैं, तो मोदी की वजह से बीजेपी को भी वोट दे देते हैं। यह ताकत होती है पॉलिटिक्स में चेहरे की। और यही वजह है कि जनरल इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, ज्यादातर जगहों पर बीजेपी लोकल इलेक्शन तक में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ जाती है। और पिछले 10 सालों से मोदी का यही चेहरा बीजेपी को इलेक्शन पर इलेक्शन जितवाता आ रहा है। ऑपोजिशन पार्टियों को इतना तो पता है कि उन्हें बीजेपी को हराना है, मोदी को पद से हटाना है, मगर अभी तक वो लोग ये तय नहीं कर पाए कि मोदी को हटाना है तो मोदी के सामने किसका चेहरा उतारना है। क्योंकि इस आईएनडीआईए अलायंस में बहुत सारी पार्टियां साथ ही इस शर्त पर आई हैं कि किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इन सब का एम है कि पहले हम लोग मिलकर ना बीजेपी को हराएंगे, फिर बीजेपी की अगर डोली उठ जाएगी तब देखेंगे कि पीएम की घोड़ी पर किसे बिठाना है। क्योंकि अभी किसी का नाम अगर अनाउंस कर दिया तो सभी फ्यूचर पीएम नाराज फूफा बनकर बारात आने से पहले ही घर चले जाएंगे। सच कहूं तो इस मामले में आईएनडीआईए अलायंस के लोग गलत भी नहीं है, क्योंकि यहां हर रीजनल लीडर अपने आप में खुद को जॉन एफ कैनेडी से कम थोड़ी ना समझता है। इसलिए अगर कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम का फेस बताती है तो ममता जी नाराज हो सकती हैं। टीएमसी वाले ममता जी को अगर चेहरा बताएं तो केजरीवाल बुरा मान सकते हैं। और केजरीवाल जी तो भैया अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हो जाता है ना तो उस पर भी नाराज हो जाते हैं कि इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया। अब तो माशाल्लाह 2-2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार भी है। आईएनडीआईए में इनका हक तो बनता ही है कि नहीं। और ये ऐसी बात है जो इंडिया अलायंस में सभी जानते हैं।
इसलिए पिछली बार बेंगलुरु में जब इनके अलायंस के लोग मिले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी की इस पोस्ट में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही कांग्रेसी फिर से राहुल गांधी को पीएम पद का कैंडिडेट बताने लगे हैं। कि जब हमारी पार्टी का चेहरा जो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए, फिर ये कहाँ बात उठती है कि और कोई आएगा। तो ये किसने कह दिया? आप अधिकृत रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की। हमारे लिए तो है ये। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बताने या न बताने के पीछे कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। वेल, इससे पहले कि हम मजबूरियों की बात करें, आपका थोड़ा फायदा करवा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। कोडिंग इन्वेडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में तो मैं सबको बताना चाहता हूं, जहां पर आपके पास मौका है 6 से 8 महीनों के अंदर एक नॉन आईटी जॉब से हाई पेइंग आईटी प्रोफेशनल बनने का, जिसका बेस्ट पार्ट है 100% जॉब असिस्टेंस। जी हाँ, यहां पर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिजाइन किए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उससे आप सीखेंगे। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की जरूरत भी नहीं है। ग्रेजुएट हुए तो बढ़िया, इंग्लिश आती है तो और बढ़िया। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। कोडिंग इन्वेडर्स जॉब असिस्टेंस बैच के लिए एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके फटक से डाउनलोड करिए कोडिंग इन्वेडर्स, और 4 लोगों को और इस बारे में बताइएगा। ठीक है, नौकरी लगे तो मिठाई खिलवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों राहुल गांधी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना कांग्रेस की मजबूरी भी है। इसकी एक वजह तो यह है कि जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर में है, वहां कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है या मोदी को टक्कर देनी है तो उसे राहुल गांधी का नाम लेना ही पड़ेगा। जनता के बीच जाकर यह बोलना ही पड़ेगा कि राहुल गांधी ही ऑप्शन है। 2014 और 19 के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी 208 सीटों पर सीधी टक्कर में थे। इनमें से 90% सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब कांग्रेस को अगर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनना है तो इन 208 सीटों में से कम आधी सीटें तो जीतनी ही होंगी, और इन सीटों पर वो तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार न बताए। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राहुल गांधी को अभी से पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पार्टी को, उन्हीं की यात्रा की वजह से पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल जैसे स्टेट में बड़ी जीत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा में इतने सारे लोगों का आना भी इस बात का प्रूफ था कि राहुल गांधी को बड़े लेवल पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद राहुल गांधी विनर बनकर उभरे हैं। ऐसे में मोमेंटम राहुल गांधी जी के साथ है। यही टाइम है कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर राहुल को बैक करना चाहिए, क्योंकि इसी साल एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे स्टेट में भी इलेक्शन है। मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कांग्रेस वहां बीजेपी की सरकार को उखाड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो सकता है कांग्रेस को फिर से सत्ता में ले आए, और राजस्थान में तो हर बार सरकार बदलने का रिवाज है। फिर भी अशोक गहलोत अगर वहां अच्छी फाइट देकर भी हारे तब भी ओवरऑल स्कोर कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी को अभी से फेस बनाने का फायदा यह होगा कि इन राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस जनरल इलेक्शन में और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी। इन लोगों का यह भी मानना है कि 2019 के चुनावों से अब तक एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी की इमेज में काफी फर्क आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो साबित कर चुके हैं कि वो रजाई से निकलकर जमीन पर आकर पॉलिटिक्स करने को तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने यह भी दिखा दिया है कि वो लोग पार्टी पर कब्जा करके भी नहीं रखना चाहते। आज सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के पोस्ट किसी भी नेता से ज्यादा वायरल होती है। इसके अलावा मणिपुर के हालात, नू में हुई हिंसा से बीजेपी गवर्नमेंट पर दाग भी लगा है। इन घटनाओं से वही हुआ है जिसके बारे में राहुल गांधी इतने टाइम से दावा कर रहे थे। इसलिए इस ग्रुप का मानना है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस को अपनी झिझक, अपनी हिच छोड़नी चाहिए और इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों को भी राहुल गांधी के नाम पर कन्विंस करना चाहिए। आखिर लड़का जवान है, जोशीला है, गांधी खानदान से है, पैदल यात्राएं करता है, मोहब्बत की दुकानें चलाता है, प्यार का शोरूम खोल रखा है, आजकल संसद में सोता भी कम है, आंख भी कहां मार रहे हैं आजकल, है कि नहीं? और क्या चाहिए दुनिया को उसमें? आखिर क्या कमी है हमारे लड़के में जो INDIA अलायंस वाले हमारे लड़के का रिश्ता पीएम पद के लिए मंजूर नहीं कर रहे? अखिलेश से लेकर ममता तक और तेजस्वी से लेकर केजरीवाल तक ये लोग तो अपने अपने राज्यों में सरकारें बनाकर अपना कलेजा ठंडा करते रहेंगे, मगर राहुल बाबा कब तक इंस्टा पर रील बनाने वालों के काम आते रहेंगे? बताइए। एक मिनट, ये सब मैं नहीं कह रहा, राहुल बाबा के फैंस की आत्मा बोल रही है। फीलिंग्स काला है, सफेद तो सॉरी, जोक्स अपार्ट। लेकिन राहुल गांधी जी को पीएम फेस बनाने के लिए कांग्रेस को अभी इतना आसान नहीं है उनके लिए। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब इंडिया अलायंस बना और उसमें कांग्रेस से लेकर JDU, RJD, ममता बनर्जी की TMC, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और लेफ्ट दल एक साथ आए, तो इसके पीछे वजह ही यही थी कि इन सबको अच्छे से पता था कि अकेले अकेले हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे।
और इस अलायंस में जब अलग अलग पार्टियों को जोड़ा गया तो सबसे पहले इसी बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हम पीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। खबर यह भी है कि मुंबई में इस अलायंस की अगली बैठक होगी तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जा सकता है और सोनिया जी इस गठबंधन की चेयरपर्सन हो सकती है। अब पीएम फेस को लेकर जब ये बात इतनी क्लियर है कि कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई चेहरा अनाउंस नहीं करेगी, इसे देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी का नाम आगे करके बाकी लोगों को नाराज करने का खतरा उठाएगी, है कि नहीं? क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि गठबंधन में शामिल सभी दल ये जानते हैं कि 400 के करीबी सीटों पर वो बीजेपी को तभी हरा सकते हैं जब वो मिलकर इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारे। इसलिए लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी पीएम पद की अपनी चुल के चलते खुद को लुल साबित करेगी, है कि नहीं? कोई नहीं दूसरी बात यह कि कांग्रेसी भी लाख राहुल गांधी को पीएम पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर लें, मगर मन के अंधेरे कोने में वो ये मानते हैं कि मोदी से राहुल गांधी की सीधी लड़ाई में फायदा बीजेपी को ही होगा। वो ये भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया ने राहुल को मोदी के सामने प्रोजेक्ट किया तो बीजेपी बड़ी आसानी से इसे व्यक्तियों की लड़ाई बता देगी। राहुल के सामने आते ही बीजेपी इसे फिर से परिवारवादी राजनीति से जोड़ देगी। 2019 की तरह वो फिर से नामदार वर्सेस कामदार का नारा दे देगी और एक बार सारी लड़ाई फिर से मोदी और राहुल में सिमट कर रह जाएगी। और ऐसा हुआ तो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और व्यक्ति आगे आ जाएंगे, खासकर वो मुद्दे जिस पर ऑपोजिशन पार्टियां बीजेपी को घेरना चाहती है, फिर चाहे वो मणिपुर हिंसा का मामला हो, बढ़ती महंगाई का इशू हो, बेरोजगारी हो या बाकी मुद्दे हो। इसलिए राहुल गांधी की तरफदारी करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ये अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी को बढ़ चढ़कर आगे लाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा वाला लेकिन है, वो लेकिन जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। और वो लेकिन ये है कि आज की पॉलिटिक्स में जब चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं, चेहरे दिखाकर ही भरोसा जीता जाता है, आपके राजनीतिक दुश्मन के पास मोदी जैसा मजबूत चेहरा हो और आपकी तरफ से कोई पीएम घोषित ही ना हो, ये तो वैसा ही हो गया जैसे फुटबॉल मैच में कोई टीम बिना गोलची के उतर जाए, अपना गोल पोस्ट ही खाली छोड़ दे। और कोई भी टीम अपना गोल पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकती। आज की पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी या गठबंधन बिना चेहरों के उतरने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि लाइफ की तरह पॉलिटिक्स में भी जनता को आपको ऑप्शन देने ही होते हैं। कोई भी पार्टी सिर्फ ये नहीं कह सकती कि मोदी खराब हो और उसे पीएम मत बनाओ। आप ऐसा कहोगे तो जनता पूछेगी कि ठीक है, अगर मोदी नहीं तो तुम बताओ भैया किसको बनाए। अब किसे बनाएं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में भी खतरा है और न देने में भी। अब ये INDIA अलायंस को तय करना है कि इसमें से किस खतरे से उसे कम खतरा है, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक, नीतीश से लेकर अखिलेश तक, बहुत सारे नेताओं के लिए ये चुनाव आर पार का चुनाव है। पॉलिटिक्स में 10 सालों तक सत्ता से दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है और इस बार जरा सी भी चूक हुई तो ये इंतजार बड़ी आसानी से 5 साल और बढ़ जाएगा। 5 साल और इंतजार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मधुमक्खियां पालकर शहद का धंधा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बार बार घूमने जाना अलग बात है, मगर ट्रैवल ब्लॉगर बनकर यूट्यूब चैनल चलाना उससे भी मुश्किल है कि नहीं। आरजे रौनक ना बहुत अच्छी मज़ाया वीडियो बनाते हैं और उनकी ग्राउंड जो रियलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मुझे उनके वीडियो बहुत पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है क्योंकि उनका जो अंदाज है ना वो एज अ कॉमेडियन और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है कि अब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में और बहुत ही बड़ी बहस चल रही है कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम होंगे या नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट पीएम होंगे। तो एज अ पाकिस्तानी मैं दूसरी बातों में नहीं जाता, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विजन नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनकर जो सामने आने वाला है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस विजन को सही अंदाज से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 100% बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर चेहरा तब्दील करने वाली कोई बात ही नहीं रहती। ठीक है, आप देखें इंडिया कितनी तेज़ी से दुनिया का फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग कंट्री बन चुका है, तो ये नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है। मेरे ख्याल में अब ये बात अगर आप कहें कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन हैं और सिर्फ फ़ैन होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे हम उनके फ़ैन क्यों हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, अपना किरदार ठीक अंदाज से निभा रहे हैं, इंडिया को बहुत तेज़ी से तरक्की करा रहे हैं और उनका जो विजन है ना, विजन बहुत कामयाब है। हम तो चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा लीडर हो जो कौम के साथ मुखलिस हो, जो नरेंद्र मोदी जी की तरह पाकिस्तान को खुशहालियों की तरफ फास्ट ग्रोइंग कंट्री बनाए इन द वर्ल्ड।
ठीक है। तो टॉप 5 में, चलो टॉप 10 में तो लेकर आए ना, तो आप तो टॉप 5 इकॉनमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। टॉप 5, टॉप 4 की तरफ आप गामजन है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद अगर आप नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं तो 2024 के एंड में आप दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, आप जर्मनी को बीट कर जाएंगे, ठीक है। 2030 में नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है, 2030 में आप दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होंगे। और एक बात जो आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऐसी अंडरग्राउंड ताकतें हैं जो आप चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया के वज़ीर आज़म ना बने, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में इंडियन कौम के लिए ये एक फ़ैसला की घड़ी आने वाली है कि उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि वाकई नरेंद्र मोदी जी की क़ियादत में इंडिया ने तरक्की की है या नहीं। सिर्फ इसी बात पे अगर आप ने वोट का फ़ैसला है तय कर लिया तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी ही हमें नेक्स्ट पीएम बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जो हम जब से हम इंडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं, इंडिया से हमें जो रिस्पांस मिला है, जो यूट्यूबर्स का रिस्पांस मिला है, वहाँ पे हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियो वॉच करते हैं, उनका जो हमें, मैं अगर वो निचोड़ भी आपको बताऊँ ना तो 100% नरेंद्र मोदी जी ही अगले इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, ये नज़र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा ताकि इससे हमें ये समझ आ जाए कि वाकई आप नरेंद्र मोदी जी के हक़ में हैं। तो सब आप क्या कहना चाहती हैं? उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जो बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।